और आज का जी। पॉडकास्ट भी कोई यूटिलिटी आधारित नहीं है, रसों और भावों पे आधारित है। तो ये जो हुँ, नाट्य शास्त्र का जब मैंने पहली बार नाम सुना और हुँ, भारत गुप्त जी से मैं मिला भी एनएसडी जा करके और फिर उनके वीडियोस को देखा, इतना आनंद आया कि ये जो विषय है मतलब हमने ज्ञान पर केवल बात नहीं की है, ज्ञान के डेसिमेशन पे बात की है। मतलब जी। बहुत लोग बोलेंगे देखता हूँ मैं कि भजन कीर्तन का लोग क्रिटिक भी करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वेद ही सब कुछ है मतलब हमें भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एक नॉलेज को जब तक उसमें रस ना आए तब तक वो जनमानस तक तो कोई भी ज्ञान नहीं जा सकता। तो कला जी। ज्ञान का वो ऐसा सूत्र मुझे लगा कि यही सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, यही लोगों तक पहुँचता है, उसके हृदय तक पहुँचता है। अगर और मैं विद्यालयों में भी मान लीजिए जाता हूँ, तो मैं छोटे बच्चे से नहीं कनेक्ट कर पाता, मतलब कई सालों तक ऐसा रहा। और इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे में वो बच्चों से जुड़ने वाली कहानी कहने की आदत नहीं, या मेरे अंदर वो हुँ, भाव नहीं है और मुझे लगता है कि हुँ, वो भाव नहीं है, इसलिए मैं बच्चों से नहीं जुड़ पाता। अ, हुँ, तो तो ये जो विषय है, ये बड़ा आकर्षित भी करता है और जब मैंने आपके कार्यों को भी देखा और आपने बहुत आराम से कहा कि मैं थिएटर कर रहा हूँ और 1998 से कर रहा हूँ। फिर मैं देखा मतलब इतना संतुष्ट व्यक्ति, मतलब यहाँ लोग मूवीज़ कर रहे हैं, फ्लॉप हो जा रहे हैं, परेशान हैं जीवन से और एक व्यक्ति दिल्ली में है, बिहार से जा रहे हैं, फिर मुंबई सेटल हो रहे हैं और एक संतुष्टि के साथ अध्यात्म की तरफ वो भी व्यक्ति जाता है जो अंदर से बेचैन ना हो, कम से कम ऐसा लगता है। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ पंकज कश्यप सर जुड़ रहे हैं मुंबई से और जिन्हें ओटीटी और वेब सीरीज की जो बिंज वॉच करने की आदत होगी, उन्होंने तो इन्हें अवश्य देखा होगा महारानी वेब सीरीज में, फाइनेंस मिनिस्टर के किरदार में। और हमारा परिचय, जो हमारा इंक्लिनेशन है अध्यात्म के तरफ, और ये भी बिहार से आते हैं, मैं झारखंड से आता हूँ और एक ही प्रकार के प्रश्नों की खोज करते हुए अ, एक साथ मिल जाना जो नियति मिलवाती है लोगों को, तो पंकज कश्यप सर भी हमारे साथ जुड़े और आज इनसे हम पॉडकास्ट नहीं, इन्होंने कहा कि हम चर्चा के रूप में बातचीत ही करेंगे। और इनका परिचय मैं देना चाहूँगा जो नहीं जानते, जो वेब सीरीज़ नहीं देखा है। ये थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं और ये डिटेल में परिचय भी देंगे सर। अ, तो मूवी तो लोग समझते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि ड्रामा और थिएटर जो स्टेज परफॉर्मेंस है और रस और भाव की जो हम बात करते हैं, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका सर बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और अनुग्रहित भी हूँ आपके इस इन्विटेशन से। मैं बेसिकली जैसे कह रहे थे रवि जी कि दर्शकों के लिए ये मैं बता दूँ कि मैं अध्यात्म से मेरा बचपन से वही तलाश वाली बात है कि हम ढूँढते रहते हैं, हम खोजी किस्म के हैं। तो वो खोज जारी है आज भी। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अभी भी अनुत्तरित है। तो उसकी तलाश जारी है, मैं खोज कर ही रहा हूँ और उसी खोज के दौरान जब मैंने कुछ रवि जी के वीडियोज़ देखे, तो मैंने पाया कि ये वीडियोज़ इतने इंटरेस्टिंग और इनके पास ज्ञान का मतलब भंडार है, खजाना है मतलब मैं तो यही कहूँगा। इनको इनके वीडियोज़ चर्चा चर्चा जब मैंने देखा, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, तो मैंने देखा कि जिस गहराई से इनका अध्ययन है, जीवन को लेके, अध्यात्म को लेके और वो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ़ धर्म और अध्यात्म बल्कि मैंने देखा प्रैक्टिकल जीवन का जो एक प्रैक्टिकल जो इनका अनुभव है, जिसको उन्होंने ध्यान और अध्यात्म से जोड़ करके देखा है। जैसे अभी ये कृषि के कभी कुछ काम करते हैं, किसानों को लेके मिट्टी के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। किताबें लिखी हैं इन्होंने, तो मैंने अभी किताब पे भी हम चर्चा करेंगे। जागो माँ जो भी किताब इन्होंने मुझे भेजी थी और जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं तो एकदम से मतलब मैं बता रहा हूँ उस किताब को पढ़ने के बाद से रवि जी मैं पता नहीं मैं किस एक अलग भाव में हूँ। मैं माँ जो फेमिनिन एनर्जी है उसको लेके डेफिनिटली हम हर हर कोई हमारे जीवन में फेमिनिनिज्म एनर्जी तो होती ही है ना? तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, लेकिन अभी अचानक से ना मेरी श्रद्धा बढ़ गई, उस किताब को पढ़ने के बाद कि हमारे आस-पास हम कितने
शिव की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन शक्ति की चर्चा बहुत कम लोग कर पाते हैं। मुझे लगता है शायद इग्नोर भी हम करते हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ में आया कि बिना शक्ति के शिव का अस्तित्व ही नहीं है। तो शक्ति के प्रति जो मेरी एक आस्था है वो बहुत बढ़ गई है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत जुड़ाव रखता हूँ, दोस्त की तरह है वो मेरी। मैं अपने माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं रहा बचपन से ही। उसकी वजह ये रही कि दादी से मैं बहुत करीब था। मेरी दादी ने मुझे मतलब एक तरीके से कहेंगे तो मेरी माँ का रोल जो उन्होंने निभाया। तो मैं अपनी दादी के बहुत करीब रहा, तो माँ थोड़ी-सी मुझे लगता है कहीं इग्नोर होती रही। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद तो मैं अचानक से लगा कि जीवन में आपके जो भी शक्ति रूपा हैं, वो सब के सब कितना महत्वपूर्ण है और उनका आदर वैसे ही होना चाहिए आपके जीवन में, बिना उसके आपका जीवन पूर्ण हो ही नहीं सकता है। देखिए थिएटर जो मेरे जीवन में आया, जैसे मैंने कहा आपको कि मैं बहुत छोटा था तभी आ गया था। मैं बिल्कुल इसका शुरुआत में बताता हूँ। मेरे दादाजी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करवाने में उनको बड़ा मज़ा आता था। मतलब वो बहुत आनंद लेते थे, बहुत रस लेते थे। तो मेरा दरवाज़ा मतलब हम लोग बहुत पहले ज़मींदार हुआ करते थे। जब ज़मींदारी प्रथा थी हमारे बिहार से जब उसका उन्मूलन हुआ तो हम सब ज़मींदार नहीं रहे एक्चुअली। सारी खेत जो है हमारे सरकारों ने ले लिया। तो उसी में हमारे भी बहुत सारे खेत चले गए और हमें जब हम फाइनली ये हुआ कि हम ज़मींदार नहीं रहे। लेकिन जो शौक थे ज़मींदारी वाली, वो कहीं न कहीं रह गई। तो मेरे दादाजी को मैंने नोटिस किया बचपन से और मैं बहुत करीब रहा हूँ, दादाजी और दादी दोनों के बहुत करीब रहा। और मैं उनका पहला पोता भी था, तो इस वजह से भी मैं मुझे लगता है बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो वो मैंने देखा उनको कि वो बीच-बीच में दरवाजे पे कभी आल्हा रुदल गाने वाले को, कभी वो अम, मुझे याद है एक तारा बजाने वाले, एक सितार बजाने वाला, एक सारंगी बजाने वाले को वो बुलाते थे दरवाजे पे और वो ना पूरा फ़ोक सॉन्ग गाता था और कई सप्ताह तक गाता था, 2-2 3-3 सप्ताह तक। और वो मेरे दरवाजे पे ही रुकता था, उसका खान-पान सब वो मेरे यहाँ होता था। फिर मैंने देखा कि मेरे बगल में गाँव है, हमारे अररिया में मेरा गाँव है और बगल में महदेवा करके गाँव है। वहाँ से वो एक उनके मित्र थे, जो नाटकों में मतलब वो नाटक के डायरेक्टर थे वो बेसिकली। जो गाँव के लेवल पे जो प्ले होता है, थिएटर होता है, रामलीला हो गया, कृष्ण लीला हो गया, सती सावित्री हो गया, तो इस तरह के नाटकों को वो डायरेक्ट करते थे। तो मेरे दादाजी उनको बुलाते थे मौके पे आयोजन हो जैसे मान के चलिए कोई रामनवमी हो रहा है या कृष्ण जी का जन्माष्टमी है, तो इस तरह के आयोजनों पे उसको उनको बुलाते थे वो। और वो आके नाटक पूरा स्टेज करता था, उसमें पूरा पर्दा लगता था और उसमें ना वो मुझे बीच-बीच में पकड़ के कभी छोटा कृष्ण बना दिया, कभी छोटा राम जी बना दिए, कभी ऐसे करके ना छोटे-छोटे रोल मुझे वो देते रहते थे। और मुझे बहुत क्लियर मेमोरी है उस मतलब वो विज़ुअल जो है बहुत शार्प है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो मुझे एक बार याद है कि वो पर्दे के पीछे से ना हिंट दिया करते करते थे। मतलब आज भी याद है गाँव में अभी भी होता है कि पर्दे के पीछे से ना डायलॉग भूल जाओ, तो डायलॉग बोलते हैं पीछे से। और आपको कान लगा के पर्दे पे ना सुनना पड़ता है अगर आप भूलने लगे। तो मैं तो छोटा बच्चा था। उन्होंने गाय चराने मुझे भेज दिया स्टेज पे और मैं गाय चरा रहा हूँ, मैं कुछ भूल गया, डायलॉग था कुछ। तो पर्दे से वो हिंट दे रहे थे मुझे, वो गाइड कर रहे थे, तो वो भी मुझे बहुत विजुअल क्लियर मतलब याद है। तो वो सब था, तो वो इंटरेस्ट शुरू हो गया था मेरा। मेरे पिताजी अपने दोस्तों के साथ मिलके नाटक का ग्रुप बनाया हुआ था उन्होंने। जब मैं होश में आया उस तब तक मतलब मुझे अच्छे से याद है, मैंने उनको प्ले करते हुए स्टेज पे देखा है। रफ़ी साहब को बहुत अच्छा गाते थे मेरे पिताजी। है ना? तो वो स्टेज पे वाह! उनको मैंने सुना है और वो नाटक करते हुए देखा। एक विजुअल बहुत क्लियर है, मैं दादाजी के गोद में बैठा था, अब मेरे ही दरवाजे पे नाटक हो रहा था और पिताजी नाटक में ना वो ब्लड निकालने के लिए क्या करते थे ना, वो गुब्बारे में ब्लड ऐसे रंग-वंग लगा के ना शर्ट में ऐसे बाँध लेते थे और किसी ने पंच मारा तो वो फट गया तो खून निकल गया ऐसा। और मैं दादाजी के गोद से उछल के चिल्लाने लगा था, मुझे याद है। वो इतना ज़्यादा नेचुरल था वो एक्ट। है ना? तो मैंने दादाजी को बोला कि अरे ये तो लग रहा है जो है ब ब पापा को मार दिया ऐसे करके चिल्लाने लगा। तो दादी बोला अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो नाटक हो रहा है, एक्टिंग हो रहा है। मुझे लगा एक्टिंग हो रहा है, नहीं, नहीं मुझे लगा मुझे मिलवाओ पापा से मतलब मुझे पापा से मिलना है। तो स्टेज के पीछे ले गए तो मैं देख रहा हूँ पापा सही है एकदम। मैंने कहा ये क्या है? और वो कहीं न कहीं मुझे लगता है उसका असर मेरे अंदर रहा था। मतलब वो पिताजी का एक तो कल्चरली इंक्लिनेशन, मेरे दादाजी का कल्चरल इंक्लिनेशन जब मैं थोड़ा होश संभाला तो उन्होंने छोड़ दिया और वो नौकरी में लग गए पिताजी। तो फिर अभी तो रिटायर हुए हैं 1-2 साल पहले। और
मतलब ये इसलिए मैं साझा कर रहा हूँ कि मुझे लगता है बचपन से वो रहा, मतलब वो कहीं न कहीं ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी मेरी। फिर ज्ञान प्रकाश गुरुजी आए, तो उन्होंने तो स्टेज पे एकदम से पूरी तरह से गाना गवाना, भाषण देना 26 जनवरी, 15 अगस्त पे। उसके बाद में शास्त्र का जो हम लोगों का हवन होता था, मतलब ये समझ लीजिए कि अध्यात्म की शुरुआत वहाँ से हुई, चूँकि वो हर संडे को ना हवन करवाते थे हम लोगों से। और हमारे घर से थोड़ा दूर पोखरा है, वहाँ पे जाके हम लोग शाम को सूर्यास्त के समय ध्यान करते थे बैठ के तालाब के किनारे। तो ये सब शुरू हो गया। मैं शाकाहारी बचपन से रहा, लेकिन उनके आने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो गया कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। मतलब वो एकदम कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया था। तो ये सब मेरे अंदर वो आरोपित होता चला गया और वो मुझे याद है। तो वो रहा, फिर मैं वहाँ से स्कूल खत्म होने के बाद सीतामढ़ी हम आ गए। सीतामढ़ी से मैंने 10 प्लस 2 किया और उसके बाद हम मुज़फ्फरपुर आ गए थे। तो मुज़फ्फरपुर में बेसिकली कहेंगे तो कल्चरल जो एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ मेरा, और मुझे एक तरीके से पंख लग गया, क्योंकि गाँव में क्या होता है ना, आज भी हमारे बिहार, झारखंड में, यूपी में वो एक माहौल है कि मिडिल क्लास में जो पेरेंट्स होते हैं, उनका सपना होता है कि मेरा बच्चा ये ना करे, मतलब एक्टिंग, गाने में बिल्कुल ना जाए। वो पढ़ाई-लिखाई करके या तो आईएएस कर लेगा, मेडिकल जाए, इंजीनियर कर ले, ये सब मतलब यही बिल्कुल एक पैटर्न जो सेट है, होता है। वो हमारे ज़माने में तो था ही। तो दादाजी और पापा का ये था कि ये आईएएस करेगा, और पिताजी का ये भी था कि शायद मेडिकल भी कर ले। तो मैं कुछ दिन तक मुझे याद है आईएएस की तो मैं तैयारी भी कर रहा था ग्रेजुएशन करते-करते। वो कटिंग्स को जमा करना, ताकि प्रिलिमिनरी में क्या-क्या मुझे सब्जेक्ट लेना होगा, तो वो सब मैं कर रहा था। और तो वहाँ से करते-करते फिर वो गाना हमने सीखना शुरू किया और थिएटर हमने जॉइन कर लिया था बीएसएमडी करके मुज़फ्फरपुर में। मुज़फ्फरपुर बिहार का ना बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच सिटी है, मैं ये कहूँगा आज भी। वहाँ कल्चरल वाह! एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और बड़े गुरु हुए हैं हमारे इंडस्ट्री में भी और म्यूज़िक में भी, थिएटर में भी आप कहेंगे तो बड़े-बड़े लोग वहाँ से आए हैं। तो मुज़फ्फरपुर एक कल्चरली रिच जो है वो शहर है। मैं राजधानी बोलता हूँ उसको, कल्चरल एक तरीके से कहें तो कैपिटल है बिहार का वो। पटना कैपिटल है, लेकिन कल्चरल में अगर कहें तो मुजफ्फरपुर है। तो मैंने वहाँ ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। फिर ग्रेजुएशन में क्या हुआ, कम इंग्लिश ऑनर्स मैंने लिया था तो नंबर कम आए, तो घर वालों को पता चल गया कि ये कहीं तो भटका है मतलब। और फाइनली ये हुआ कि ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन आया, फिर मैं मास कॉम करने के बहाने दिल्ली आ गया था पिताजी को बोल के कि मुझे मास कॉम करने जाना है। लेकिन तब तक मैं क्लियर था कि मुझे थिएटर वगैरह और एक्टिंग में जाना है। बहुत क्लैरिटी नहीं भी रही होगी, लेकिन थिएटर करना है इतना तो क्लियर हो गया था। दिल्ली आके फिर मंडी हाउस का दौरा शुरू हुआ। मास कॉम के हमने एग्जाम भी दिए थे, तो जहाँ 2-3 जगह सिलेक्शन भी हुआ था मेरा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट रहा नहीं उसमें, तो मैं थिएटर ही करने लगा मंडी हाउस में। पहला मैंने शुरू किया था दिलीप शंकर जी, एक बड़े नाम है थिएटर के, जो इंटरनेशनल लेवल पे कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, वो बहुत कमाल के एक्टर भी हैं और अपना ग्रुप चलाते हैं सेंटर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो उनके साथ मैं जुड़ गया था। दिलीप शंकर जी ना थिएटर में ना कुछ सिखाते नहीं थे। उन्होंने अध्यात्म को थिएटर के साथ कुछ तो एमलगमेशन किया था, वो कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और वो एक्सपेरिमेंट इतना खूबसूरत था, मुझे इतना पसंद आया कि आप अपने आप ही अभिनय को जीवन से जोड़ के, अध्यात्म से जोड़ के, और वो प्रैक्टिस आपकी शुरू हो गई थी। तो मैंने 7-8 साल उनके साथ कुछ अमूल्य आप कह सकते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है, वो चीज़ें मैंने एक्टिंग में सीखी। मेरा जीवन एक तरीके से कहेंगे तो मैं खुल के बोल नहीं पाता था, मुझे झिझक होती थी। इंग्लिश ऑनर्स होने के बावजूद मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाता था। हिंदी में भी नहीं बोल पाऊँ चूँकि झिझक होती थी मुझे। तो उनके यहाँ थिएटर जॉइन करने के बाद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं मेरे पर्सनैलिटी का, वो हो गया। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ दिलीप शंकर जी को कि उनकी वजह से ये कुछ हुआ मेरे अंदर बदलाव, और बहुत ही कमाल का बदलाव था। मैंने नोटिस किया इस चीज़ को। और वो इमोशंस पे काम करते थे, मतलब आपके इमोशंस को ना जो दबी हुई, हम सब के अंदर ना बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन होते हैं, जो हमारे समाज की वजह से है, हमारे फैमिली की वजह से भी होता है, हमारे अपब्रिंगिंग की वजह से भी होता है। हम जिस तरह के फैमिली से आते हैं, जिस तरह के परिवेश से आते हैं, वो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस को ना सप्रेस्ड कर देता है। वो सप्रेशन मेरे अंदर बहुत था, तो उन्होंने उसको बाहर लाया। मुझे याद है एक दिन वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान कराते-कराते कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया और मैंने जवाब देते-देते ना मैंने रोना शुरू किया था। आई स्टार्टेड क्राइंग और मैं इतना रोया कि चुप ही ना हूँ। तो उन्होंने बोला, "पंकज चुप मत होना, बस रोते रहो, जितनी देर तक रो सकते हो रो।"
और उसके बाद मुझे इतना हल्का महसूस हुआ रवि जी, फिर उन्होंने एक ध्यान कराया उसके बाद, और ये सिलसिला फिर वो कुछ दिन तक चला, और उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ मैं एकदम अंदर से ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे बोझ से हल्का हो गया था। और फिर हमारी हमारी थिएटर की ट्रेनिंग शुरू हुई, बहुत सारे नाटक हमने शुरू किए उनके साथ, सेंटर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन में। वेलवेट एक उनका थिएटर फेस्टिवल उन्होंने किया था, तो उसमें 4-5 नाटक हमने किए थे, इंग्लिश में भी था, हिंदी में भी था। तो वो नाटक शुरू में, ये बात मैं कर रहा हूँ 2003 की, 2003, 4, 5 ऐसा एक दौर था, 2-3 साल तक। फिर हमने मंडी हाउस में जो बड़े गुरु हैं उनके उनके सानिध्य में मैंने आना शुरू किया, तो उसमें मुझे दिलीप शंकर जी के अलावा मोहन महर्षि जी अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए। मोहन महर्षि जी, एम.के. रैना, राष्ट्र नेबल, लुशिन दुबे, इन सब गुरुओं का थिएटर स्टालवार्ड्स हैं ये मंडी हाउस के, और बड़े नाम हैं और बहुत ही सम्माननीय है थिएटर में। तो इन लोगों के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ, वी.के. शर्मा जी, ऐसे करके बहुत सारे नाम। तो मैं उन लोगों के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया, और फिर अध्ययन शुरू हुआ कि थिएटर में जो किताबों से ज्यादा हम लोग, मेरा जो था वो प्रैक्टिकल एक तरीके से मेरा अध्ययन शुरू हुआ था। तो हम प्ले करते थे, जैसे मैंने रामायण किया था तो मैं राम बनता था उसमें, और वो म्यूजिकल रामायण था कि राम एक ऐसा किरदार जो चरित्र जो स्टेज पे गा भी रहा है, तो वो म्यूजिकल रामायण था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बना, चूंकि मैं गाता भी था, मतलब मेरी गाने की ट्रेनिंग तो थी। और 4-5 साल मुजफ्फरपुर में जो मैंने लाइट क्लासिकल की मेरी ट्रेनिंग हुई थी, वो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी मेरी। तो वो मैंने चिल्ला कस के जो रियाज करना बोलते हैं, तो वो रियाज आज भी मुझे काम आता है। मैं अभी भी दोस्तों की फरमाइश पे या कई बार गा के यूट्यूब पे कभी या ऐसे करके मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वो भी है। तो और मेरे गाने में कहीं ना कहीं सुर में, जैसे मैंने कहा कि रिदम होता है अभिनय में, रस है, सुर है। तो वो सुर को पकड़ने में मुझे लगता है, अभिनय के सुर को, वो गाने का जो सुर है उसने बहुत हेल्प किया मुझे। हाँ, हेलो। हाँ, तो अभी क्या हुआ उसके बाद, मैंने जब पता लगाया तो मुझे लगा कि सब लोग जाते हैं, मेरे सीनियर्स बहुत लोग गए हैं जो एक्टर बने हैं, उसमें नसीर साहब से लेके ओमपुरी साहब से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी, तमाम लोग। तो मैं, मुझे लगा कि अरे मैं तो मतलब शायद बहुत पीछे रह गया, मुझे तो जाना चाहिए था पहले ही। तो फिर मैंने टिकट कटाया, और बॉम्बे में चूंकि जानने वाले कोई थे नहीं, तो मैं अपनी बुआ के यहाँ पनवेल में आके रहना शुरू हुआ। 1 साल तक मैं वहां रहा, और फिर हम बॉम्बे प्रॉपर जो है अंधेरी की तरफ हम शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ हमारी जो है वो भागना दौड़ना, जो ऑडिशंस को लेके, मीटिंग्स कास्टिंग डायरेक्टर के पीछे। अब मैं तो उस वक्त, हालांकि उतना भी कास्टिंग का नहीं था, मैं डायरेक्टर से उस वक्त हम मिलते थे जाके, फोटोज बांटते थे, और फोटो के पीछे नंबर वगैरह लिख के। तो हमने फोटोज बहुत बांटे, मतलब 2009 से लेके 2012-13 तक, 14 तक हमने फोटोज वगैरह बहुत, हमने जाके डायरेक्ट हमने असिस्टेंट्स को ऑफिसेज में, प्रोडक्शन हाउसेज के हम देते थे वहां। तो वो दौर शुरू हुआ। और लेकिन बॉम्बे आने के बाद मुझे लगा कि नाट्य शास्त्र से लेके या वेस्टर्न का जो एक्टिंग का जो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, उस पे मैंने काम करना बॉम्बे आने के बाद शुरू किया मैंने, है ना। जब हम 2009 से लेके 12-14 तक जब हम घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो डेप्थ है बहुत इसका। तो उस पे मैंने स्टडी करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। उसी दौरान मुझे लियस स्टान्सबर्ग और स्तानिस्लवस्की से लेके चेखव से लेके और स्टेला एडलर, है ना, और ऐसे करके तमाम बड़े जो थिएटर के गुरु हुए हैं, वेस्टर्न से लेके या इंडिया में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी, तो उन सब लोगों से मेरा परिचय होना शुरू हुआ, और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो नाट्य शास्त्र, लेकिन बाद में, अभी हमने बस 1-2 साल पहले एक कंक्लूजन मुझे मिला कि हिंदुस्तान में या विदेशों में भी, मतलब पूरी दुनिया में, जो कहते हैं कि ग्रीक में जो थिएटर की शुरुआत हुई, ऐसा मानते हैं कि पहला जो नाटक था वो ग्रीक लोगों ने खेला था, या ग्रीक में ही पहले स्टेज की शुरुआत हुई थी। पहला एक्टर जो था वो किसी ग्रीक एक्टर का नाम बोला जाता है। लेकिन मैं, जब नाट्य शास्त्र से मेरा परिचय हुआ, तो सारा कॉन्सेप्ट ही मेरा धुल गया, मतलब एकदम क्लियर हो गया, ये तो सरासर झूठ है। नाट्य शास्त्र के बारे में, हालांकि उसके समय को लेके आज भी बहुत कंफ्यूजन है, कोई पहली शताब्दी का बोलता है ईसा पूर्व का, कोई दूसरी शताब्दी, कोई तीसरी शताब्दी, ऐसे है, मतलब काफी सारे उसमें। लेकिन इतना तो क्लियर है कि पहली दूसरी के आसपास में ही उसकी रचना हुई है नाट्य शास्त्र की, अगर आप वैसे माने, मतलब अगर
इस तरह के टाइम जोन को देखें। हालांकि मैं जब और डेप्थ में गया तो पता चला कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को नाट्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। और जब ब्रह्मा और नारद की बात हो रही है, भरत मुनि की बात हो रही है, तो ये पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी कहां से आ गया? तो ये तो बहुत बड़ा जो है वो कंट्रास्ट मुझे समझ में आया और मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। तो थोड़ा सा और हमने डिग करना शुरू किया। तो फिर आप जिनका जब जिक्र कर रहे थे भारत जी जो अपने दिल्ली में, तो उनके वीडियोस मैंने देखने शुरू किए और बहुत सारे लोगों का मैंने कुछ वीडियोस भी देखा नाट्य शास्त्र को लेके। तब तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई कि ये तो भाई साहब पूरे दुनिया में वेस्टर्न में वैसे भी आजकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि नहीं नहीं ये आविष्कार तो हमने पहले किया, चूंकि कॉपीराइट उनको लेने आता है तो वो झगड़ा चलता रहता है। और जब बहुत ज्यादा आप डीप जाते हैं, अगर आप लेफ्ट राइट छोड़ के अगर मीडियम में जाएं तो जाके आपको सत्य का कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि सच्चाई क्या थी। तो वैसे ही नाट्यशास्त्र का हमें पता चला कि इन विदेशियों ने, वो चाहे रशियन प्लेरिट हो, चाहे वो ग्रीक के रहे हो, चाहे यूनान के रहे हो, चाहे जो भी प्लेरिट रहे, अमेरिकन रहे, उन सब ने नाट्यशास्त्र को पढ़ा है। इसमें कहीं से कोई मतलब दो राय है ही नहीं, कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मतलब आप उनके सारे फिलॉसफी को, दर्शन को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सबका रूट जो है वो कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र की तरफ जा रहा है। वो सारा इशारा नाट्यशास्त्र में हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो भाई कि आपका ग्रीक में थिएटर की शुरुआत और अभिनय की शुरुआत हुई? आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्तानिस्लवस्की जो है वो मेथड एक्टिंग के गुरु? हाँ, नाम आपने अंग्रेजी में दे दिया। वही होता है ना कि रीपैकेजिंग जब आप करते हैं तो नाम चेंज कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये तो मेरा है, ये हिंदुस्तानियों का नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत क्लियर था कि स्तानिस्लवस्की जो है या माइकल चेखव जो है और तमाम और भी जितने लोग हुए हैं, इन सब लोगों ने जो भी अभिनय के बारे में अपना अपना जो मत दिया समय के दौरान, बीतते हुए समय के साथ, उन सब का आधार कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र रहा है। अब ये हो सकता है बहुत लोग इत्तेफाक न रखें मेरे बोलने से, मेरी बात से, लेकिन मुझे तो यही समझ में आया, मेरी बुद्धि में जो अभी तक समझ में आया नाट्यशास्त्र को पढ़ने के बाद, और फॉरेन कंट्रीज के जितने भी अभिनय के जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को पढ़ के तो मुझे समझ में आया कि वो कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे नाट्यशास्त्र में आता है। अब देखिए कि जब हम नाट्यशास्त्र को देखते हैं तो कहते हैं कि त्रिलोक के भावों का जो अनुकीर्तन है वो नाट्य कहलाता है। ठीक है, अब ये सोचिए आप कि एक लाइन में जब नाट्य की का जब डेफिनेशन हम दे रहे हैं कि त्रिलोक के भावों का अनुकीर्तन, त्रिलोक की बात हो रही है जहां पे, ये तो फिजिकलिटी से ऊपर बढ़े ही नहीं हमारे वेस्टर्न कंट्री के जो नाटक के थ्योरी देने वाले थ्योरिस्ट हैं। यहां तो त्रिलोक की बात हो रही है, ब्रह्मा की बात हो रही है, ब्रह्मा के पुत्रों की बात हो रही है, भरत मुनि की बात हो रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो भाई साहब कि वो उनका बहुत ही ऑथेंटिक नाटक का फॉर्मूला है या थ्योरी है? हमारे यहाँ जब आप नाटक में और थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं या मॉडर्न प्ले की बात करें, अगर आप मॉडर्न थिएटर की बात करते हैं ना, उन्होंने क्या किया कि वो क्लासिकल थिएटर था, जो नाट्यशास्त्र है वो क्लासिकल थिएटर हमने एक नाम दे दिया अंग्रेजी में। रिपैकेजिंग हम हिंदुस्तानियों ने बेसिकली भी बहुत रिपैकेजिंग किया है, तो नाट्यशास्त्र को हमने क्लासिकल दे दिया कि भाई साहब ये तो क्लासिकल थिएटर है। मॉडर्न थिएटर में जब हम आते हैं तो वहीं से हमने चीजों को उठा लिया और उसी को हमने रीपैकेज कर दिया, है ना, और हमने बोला कि ये तो मॉडर्न थिएटर है, जिसमें वेस्टर्न का थोड़ा तड़का लगा दिए, थोड़ा सा और बाहर से चीजों को मिला दिया और हमने एक पैकेजिंग करके कह दिया कि ये है हमारा जो है हिंदुस्तान का मॉडर्न थिएटर या समसामयिक अभिनय बोलते हैं उसको, है ना। तो मॉडर्न एक्टिंग जिसको कहा जाता है, जिसमें कि बहुत ही लाउड नहीं करना है, बहुत नेचुरल जो एक्टिंग जिसको आजकल कहने लगे हैं। तो नेचुरल एक्टिंग की जो शुरुआत है वो तो ऑलरेडी नाट्यशास्त्र में उसका मेंशन मिलता है बहुत साफ साफ, है ना, कि जब आप नाटक के 4 भाग की बात जब होती है कि आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, उसमें आंगिक जो है उसके जो जब हम अपने अंगों के द्वारा, जैसे पारसी थिएटर होता था हमारे यहाँ, है ना, तो पारसी थिएटर में क्या होता था कि बहुत लाउड जेस्चर करके
डायलॉग्स को भी लाउड बोलते हुए चीजों को प्रदर्शित करने का एक ट्रेंड था वो बेसिकली। वो आपका आंगिक अभिनय हो गया। वाचिक अभिनय में ये रहा कि जब ज्यादा से ज्यादा डायलॉग डिलीवरी वाला, जिसमें कि वाचना पे जिसमें जोर दे करके जो अभिनय किया जाता था, वो वाचिक अभिनय हो गया। सात्विक अभिनय जो है वो आज का नेचुरल एक्टिंग है। जब आप सात्विक अभिनय की बात करते हैं, तो सात्विक अभिनय में क्या है? जो है जैसा है उसको वैसे का वैसे परोस देना, ये सात्विक अभिनय हो गया। और जब आप आहार्य की बात करते हैं कि जिसमें बहुत सारे सज्जा, मेकअप, कॉस्ट्यूम, है ना, मुखौटे, इन सब का जब प्रयोग बहुत ज्यादा करके जिस तरह के उस तरह का जब नाटक किया जा रहा हो, और जब किया गया तो वो आहार्य में हो गया। तो ये तो ऑलरेडी हमारे यहाँ मेंशन है नाट्य शास्त्र में। दूसरी बात, जब आप वेस्टर्न और इंडियन एक्टिंग का जब थोड़ा सा आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, तो आपको एक बड़ी बारीक चीज मुझे पता चली और मैं एकदम दंग रह गया था। देखिए, हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र से तो रिलेशन हो के आप बोल ही सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अभिनय है वो अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ। अभिनय को अध्यात्म से अलग कर ही नहीं सकते आप। ये तो पहले आप साफ साफ इस बात को समझना जरूरी है। वेस्टर्न वालों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अभिनय का अध्यात्म से कोई, उनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। उनके यहाँ बहुत ज्यादा फिजिकलिटी और अंदर से बाहर की तरफ जब यात्रा होती है, वो वेस्टर्न अभिनय का पूरा कॉन्सेप्ट है कि वो अंदर से बाहर की तरफ की यात्रा है। हमारा जो हिंदुस्तानी अभिनय है वो बाहर से अंदर की तरफ की जर्नी है। अब ये समझिए कि कितनी बारीक चीज है रवि जी। मैंने जब इसको समझना शुरू किया तो मेरा खोपड़ी हिल गया था। मैंने कहा भाई साहब, ये तो कुछ अलग ही मामला है। अब ये क्या है, अब इसको समझना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन कहते हैं हमारे अभिनय में कि जब आप जीवन से ही अभिनय ले रहे हो, जिसमें ओशो ने कहा है कि लाइफ इज एक्टिंग एंड एक्टिंग इज लाइफ। जीवन ही अभिनय है और अभिनय ही जीवन है। उन्होंने एक लाइन में दुनिया का सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन एक्टिंग का दे दिया था। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब उनकी किताबें पढ़ी, मैंने कम से कम 2530 किताब मैंने पढ़ डाली थी आज से लगभग 10 साल पहले। ओशो को जब मैं पढ़ा था तो मैं कुछ दिन तक हिला, मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मतलब आप ये समझ लें कि जीवन के इस पूरे यात्रा में मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ी और क्या क्या धर्मों से गुजरा हूं। बहुत सारे धर्म को भी मैंने देखा है, समझा है। जो सेक्ट्स हैं, अपने संप्रदाय हैं, उनको भी मैंने देखा। तो उसमें ओशो को जब पढ़ा तो ये डेफिनेशन मिला। अब वो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जीवन में जो कुछ है उसी से तो अभिनय आप ले रहे हो ना। तो ऑब्जर्वेशन आप जीवन में करो, ठीक है। और फिर आप उस जीवन के जितने भी ऑब्जर्वेशन आपका है, जो भी आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको अब आप अपना उसको इंटरनलाइज करना शुरू कर दीजिए। तो जब आप बाहरी ऑब्जर्वेशन, अवलोकन को जब आप आंतरिक दुनिया, मतलब इंटरनल एक वर्ल्ड है, इसका मतलब ये समझ में आता है, जो वेस्टर्न वालों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उनके लिए यही फिजिकलिटी है, ये भौतिक शरीर है, बस का कहानी खत्म। आप यहां से मर गए, आपका कोई जन्म वनम नहीं होता, बात खत्म हो गई, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का पूरा व्यू पॉइंट है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो है ही नहीं, वो तो पुनर्जन्म भी है, हमारे यहाँ आत्मा भी है, परमात्मा भी है, हमारे यहाँ तो सब कुछ है। तो जब हमने ये समझा तो मैंने कहा भाई साहब, यहां तो कंप्लीट इंटरनलाइजेशन, मतलब आपको ध्यान में जाने की बात हो रही है। बाहर से चीजों को ऑब्जर्व करिए और उसको ध्यान के माध्यम से आप उसको इंटरनलाइज कर लीजिए। आंतरिक जो दुनिया है, जब आप उन भावों को, जब आप उन रसों को, जब आप उन अनुरागों को लेके अंदर की तरफ बढ़ते हैं, अपनी यात्रा करते हैं, और तब आप अपने इन जो आपका शरीर मिला है, जो आपका ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपके कर्मेंद्रियां हैं, जितने वो हमारे यहाँ जो 35-36 ऐसे जो कही गई हैं, उनके द्वारा जब आप उसको प्रकट करते हैं अभिनय के द्वारा, तब वो अभिनय सात्विक अभिनय कहलाता है, जिसको आजकल हम नेचुरल एक्टिंग कहते हैं। कि भाई मनोज बाजपेयी साहब हों, पंकज त्रिपाठी हों, नवाज भाई हों, नसीर साहब, ये सब लोग बहुत सात्विक अभिनय, नेचुरल एक्टर हैं। ये नेचुरल एक्टर यहीं से तो हैं, और कहां से आ जाएंगे। और रवि भाई, मैंने जब ये सब समझना शुरू किया, जानना सीखना शुरू किया,
तो फिर मुझे लगा कि देखिए अपना जो इंडस्ट्री है ना, ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इसको कहते हैं, हालांकि इंडस्ट्री ये है नहीं, इसको इंडस्ट्री इंडस्ट्री बोलते हैं, कुछ भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं। इस मामले में वेस्टर्न वाले बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उनका जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सचमुच में इंडस्ट्री है, एंड दे आर वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हर चीज उनके यहाँ बहुत ही अच्छा है। और वो तो क्लियर है कि भाई कैमरे का एक्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं वहीं से आया है हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ का नहीं है। तो ये भी क्लियर है कि जो हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, जो फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, या टेलीविजन है, ये सब के सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो वो वहां से आ गया। तो जब हम उसमें जाते हैं तो पता चलता है कि वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज हैं। तो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ, अ, कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ना इसको मतलब एक रीपैकेजिंग करनी शुरू कर दी कि भाई साहब, ये तो जो थिएटर वाले हैं वो एक अलग है, अलग ही दुनिया है, हम फिल्मों का जो एक्टर है वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग एक्टर होते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि दोनों कहीं कुछ अलग नहीं है। एक्टर एक्टर होता है, वो चाहे थिएटर से आए, चाहे ना करके आए, चाहे करके आए। जब आप डायरेक्ट फिल्म करते हैं, जब आप डायरेक्ट फिल्मों में उतरते हैं कैमरे के सामने, वो एक्टिंग देख लीजिए और थिएटर वालों की एक्टिंग देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। क्योंकि थिएटर आपको जीवन की शिक्षा दे रही है, थिएटर आपको अध्यात्म की तरफ भेज रहा है। जो भारत का रंगमंच है, भारतीय रंगमंच में जब आप प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, तो उसमें तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बात होती है ना? उस उसमें तो ऐसे-ऐसे नाटक हमारे यहाँ हुए हैं, है ना? कि उन नाटकों में जब आप उतरते हैं तो आप तो वो लगता है कि हम तो पता नहीं कौन-सी दुनिया में चले गए, है ना? तो हिंदुस्तान में जो नाटक है वो नॉर्मल लेवल का नाटक नहीं है, वो शेक्सपियरियन नाटक नहीं है। शेक्सपियर का प्ले मैं डेफिनिटली सैल्यूट करता हूँ कि दुनिया में एक बहुत अद्भुत तरीके का नाटक वो लेकर आए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो ऑथेंटिक नाटक, जिसको हम क्लासिकल नाटक बोलते हैं, क्लासिकल प्ले बोलते हैं, जब आप उसको उठाते हैं तो आपका तो एकदम अलग ही समझ में आता है कि बाप रे, ये तो अद्भुत नाटक रहा है। जो लोग खेलते रहे हैं, करते रहे हैं वो नाटक, वो चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कालिदास के लिखे हुए प्ले हो, भर्तृहरि जी के हो, इससे बहुत सारे लोगों का जो लिखा हुआ नाटक है, वो तो अद्भुत लेवल पे नाटक है ना? तो फिर वो सब समझ में आता है कि ये कुछ भी अलग वलग कुछ नहीं भाई साहब, आपको थिएटर से ही एक जर्नी आपकी शुरू होती है और आप फिल्म में आप आते हैं। इसलिए देखिएगा कि वेस्टर्न में जो एक्टर हैं, वो थिएटर करते करते फिल्म करते हैं, और फिल्म करने के बाद भी फिर थिएटर करते रहते हैं। तो उनका थिएटर कभी छूटता नहीं है। वो जो स्टेज है, वो स्टेज से कभी उनका मोह भंग होता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब जो ऑथेंटिक बात है वो यही है, जो जो सार है वो यहाँ है। फिल्में तो आपको रोजी रोटी का है कि भाई चलो पैसे शोहरत थोड़ा मिल जाता है, पैसे आपको अच्छे मिल जाते हैं तो लोग वहां चले जाते हैं। लेकिन अभिनेता को अभिनय का जो रस है वो थिएटर में ही मिलता है, और उसी को आप खर्च करते हैं कैमरे के सामने जाके। जब आपका वो खर्च हो जाता है तो फिर आप थिएटर में आ जाते हैं, या जीवन में आ जाते हैं वापस लौट के कि चलो थोड़ा जीवन देख लें, थोड़ा थोड़ा सा ट्रैवल कर लेते हैं, थोड़ी जर्नी कर लेते हैं, और फिर आप इकट्ठा करते हो। तो अभिनय जो है वो जीवन में है। तो अभी जो ही ओशो वाली हम बात कर रहे थे कि अभिनय को जीवन से ही जोड़ के हम देख सकते हैं, अलग कर ही नहीं सकते। तो अभी देखिए हमारे यहाँ जो ये पूरा कॉन्सेप्ट आया, और ये जो अंतर 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 यात्रा जो करने की बात आई, तो मैंने भी अपने चैनल का नाम भी रखा था अंतर यात्रा, हमने कुछ दिन पहले शुरू भी किया था। बहुत एक्टिव मैं नहीं हूं उस पर, लेकिन हाँ, अंतर यात्रा हमने नाम इसलिए दिया था कि कुछ ऐसी बात करूं जहां पे अंतर की यात्रा की बात हो, है ना? तो मेरा मेरा जो रहा है ना रवि जी, इस मामले में तो मैंने अध्यात्म से कभी अलग करके देखा ही नहीं, और अध्यात्म में रुचि पहले से थी। तो मैंने अभिनय करते करते ना पूरा का पूरा, मुझे जो दिलीप शंकर जी से, मेरे गुरु जी से मिला, उसको भी मैंने थोड़ा सा समझना शुरू किया। तो मैंने अपना एक ग्रुप बनाया कि प्रैक्टिस कहाँ करूंगा, क्योंकि फिल्मों में काम करके पैसे कमाने लगेंगे भाई, लेकिन प्रैक्टिस छूट जाएगा। तो मैंने फिर जब दिलीप शंकर जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप ना एक्टिंग का क्लास लेना शुरू कर दो। मैंने कहा कि ये तो सिखाने वाली बात हमसे ना, ये नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। गुरु जी वाली बात बोले, नहीं नहीं गुरु नहीं बनो, लेकिन आप आप अपनी प्रैक्टिस जो आपको आता है, जो आपने सीखा है, आप उसको ना शेयर करना शुरू कर दो, साझा करने लगो। तो हमने स्वांगी करके एक ग्रुप बनाया। स्वांगी का मतलब होता है जो स्वांग रचता है, जो स्वांग करता है, और जो स्वांग है वही अभिनय है। हमारे यहाँ बिहार में, यूपी में आज भी देखिएगा एक समुदाय है, भांड बोलते हैं उसको, बफनर्स जिसको कहते हैं, भांड समुदाय। तो वो स्वांग रचता है,
शायद आपको डेफिनेटली पता होगा रवि जी, क्योंकि झारखंड में और बिहार में वो एक कम्युनिटी आज भी है, हालांकि विलुप्त प्राय है लेकिन वो आज भी है। और बीच बीच में मैंने सुना कि साल में एक बार वो अभी भी स्वांग रचते हैं, वो अलग अलग वेश बनाते हैं और पूरा रैली निकालते हैं, और ऐसे लोगों का मनोरंजन होता है और उससे उनको पैसे वैसे जो भी मिलता है, तो वो एक एक बार रिचुअल के तौर पे करते हैं। हालांकि अब उनके बच्चे भी ये सब नौकरी वोकरी में चले गए, सब बाहर रहने लगे हैं, तो पैसे वैसे कमाते हैं। लेकिन ये जो भांड है, वो स्वांग जो रचता है, वो स्वांग हमारे यहाँ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ नाटकों से, अभिनय से। मतलब मैं तो कहता हूं कि अभिनय का वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर रहा होगा, जब वो भांड समुदाय राजाओं के दरबार में जो है मनोरंजन किया करता होगा, वहां से राजा उनको गिफ्ट दिया करते होंगे, और फिर वो उनका जीवन चलता होगा, और राजा लोग उससे मनोरंजन, क्योंकि टेलीविजन था नहीं उस वक्त, तो कोई ऐसा था नहीं, फिल्में नहीं थी, तो क्या करते, तो उनको भी तो मनोरंजन करना है, तो ये भांड समुदाय के लोग वहां स्वांग रचते थे। तो मैंने वो स्वांगी नाम रखा अपने ग्रुप का, और मैंने फिर क्लासेस वर्कशॉप करना शुरू किया। और वहां से मैंने एक चीज समझ में आया कि जब हम साझा करते हैं अपने ज्ञान को, या अपने जो कुछ भी सीखा है, उससे ना बढ़ता है, और वो मल्टीप्लाई नहीं बल्कि पता नहीं कितना गुना वो बढ़ता है, ये मुझे समझ में आया। और रवि जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से हमने ये साझा करना शुरू किया है, कुछ अलग ही रिसर्च वर्क निकल के शुरू होना आना शुरू हो गया एक्टिंग को लेके। ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं जो मैं नोट करता जाता हूं, और मैं मेरा वो सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है। मतलब हो सकता है शायद एक समय ऐसा आएगा कि मैं किताब लिखूं शायद उस पे, क्योंकि मुझे बड़ा एक है वो कहीं किताब लिखने का, अभिनय की उस यात्रा पे मेरे। तो मैं आज भी वर्कशॉप लेता हूँ, वन टू वन, किसी मतलब पर्टिकुलर, हालांकि ग्रुप में वर्कशॉप लेने में थोड़े झंझट है कि वो बहुत उसमें तामा-झामा होता है कि हॉल बुक करना और ये रजिस्ट्रेशन और ये सब, तो मैं उसमें नहीं पड़ के अपना वन टू वन वर्कशॉप जो है मैं उसको करता रहता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी कोरोना के बाद में शुरू हुआ था, तो वो भी मैंने मैंने शुरू किया। लेकिन वो जो रिसर्च वर्कशॉप है, मतलब मैंने अपने वर्कशॉप का नाम रखा है कि स्वांगी रिसर्च वर्कशॉप। रिसर्च करके हम एक किसी चीज को रिसर्च कर रहे हैं। मैं कोई सिखा नहीं रहा हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, क्योंकि अभिनय के जो गुरु हैं, मैं उनको भी कुछ लोगों को जानता हूं, वो सचमुच में पूरा जीवन उन्होंने दांव पे लगा के पूरा न्यौछावर कर दिया थिएटर को ही, वो गुरु होते हैं। जिसमें डॉक्टर प्रसन्ना का नाम है, जिसमें रोबिन दास का नाम है, ये लोग गुरु के लायक हैं, गुरु कहलाने लायक हैं। और भी बड़े नाम रहे हैं, असम में रहे, उड़ीसा में कुछ लोग जो एनएसडी करने के बाद में या थिएटर करते करते वो अपने यहाँ ही रह के उन्होंने थिएटर पे रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च करते करते जीवन उनका भी समाप्त हो गया, उनकी जर्नी समाप्त हो गई। तो ऐसे भी लोग इस फील्ड में आए हैं, तो वो है सच्चे गुरु, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया थिएटर को, और कुछ नहीं किया, कोई टेलीविजन, कोई थिएटर, कोई पैसे कमाने का लालच नहीं, और वो रहे, तो वो संत लोग हैं। मतलब मैं उनको संतता के लेवल पे मैं मानता हूँ। आई जी थिंक रवि इस जी। डिस्कशन में 3-4 बातें जो मतलब दिमाग में मेरी बैठ गई, वो मैं जी बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने शुरुआत की थी कि सप्रेस्ड इमोशंस से आपने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले उसको गुरुजी ने ठीक किया जब आप दिल्ली में थे। जी तो आई थिंक मेरे दिमाग में ये बात थी कई वर्षों से कि मतलब हम इतनी अध्यात्म, इतने पुस्तकों की बात करते हैं, इतने रिच नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं भारत में, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात आती है, कुछ क्रिएट करने की बात आती है, कुछ बनाने की बात आती है कि वर्ल्ड क्लास हम एक्सीलेंट बनाएं, तो आई थिंक हम अपने जीवन के संघर्षों से लड़ रहे होते हैं, अपनी भावनाओं से लड़ रहे होते हैं, और उस जकड़न से जब तक हम आजाद ना हो, तो हम कैसे हम कुछ इनोवेशन कर ही कैसे कर सकते हैं, राइट? क्योंकि बिल्कुल हमारा बिल्कुल तो एक बिल्कुल। जीवन द्वंद में है। तो ये भारतीय परिवारों के साथ रही है और अभी भी चल रही है कि क्योंकि हम फिक्स्ड पाथ, हम जो कहते थे ना स्वभाव और स्वधर्म, उसके हिसाब से अभी बच्चों का करियर नहीं डिसाइड करते कि भाई ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, देखो कुंडली में ये लिखा है, ऐसे अब कोई नहीं भाई, तुम्हें प्रवृत्ति जैसी भी हो ये फिक्स्ड पाथ है। तो ऑलरेडी वो तो एक तरीका हो ही गया सप्रेस्ड इमोशंस का, राइट? जी जी दूसरा जो आपने बात कहा क्योंकि मैं कला को एक ऐसा क्षेत्र मान रहा था और मानता हूँ जो कंटिन्यू आज भी रह गई, मतलब वो लुप्त नहीं हुई। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होता है, नालंदा की कहानी सुना दी गई, ये चल गई, ये लुप्त हो गया, वो लुप्त हो गया, लेकिन एक कंटिन्यूटी, ठीक है, थोड़ा उस स्वरूप में ना हो जो त्रेता युग में हो, जी। लेकिन वो परंपरा आज भी रह गई। और हुँ।
यही है भारतीय ज्ञान परंपरा। इट्स नॉट कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, बट जो जी, आपने कहा कि जीवन का अनुभव हो और उसका लक्ष्य हमेशा कहीं न कहीं पुरुषार्थ आधारित ही है। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। मतलब वीणा वादनी से लेकर के कोई भी हो तो बड़ा ये पढ़ा रहे हैं। अब मैं वृक्ष आयुर्वेद का ही बताऊँ तो वृक्ष रोपने का एक उदाहरण आता है कि वृक्ष क्यों रोप रहे हैं? अब देखिए, जी, उसको देखने की दृष्टि ठीक है, एक एनवायरनमेंट की दृष्टि एक है, मानते हैं जी, जी। पर्यावरण आपने बचाया, वो भी सुंदर दृष्टि है। लेकिन भारतीय दृष्टि ये कहती है कि देखो जब आपने पेड़ लगाया, वृक्ष लगाया तो वो इतना बड़ा विशाल हुआ कि उसमें जो छाया होगा, तो जो हुँ, पथिक है, जो धूप में कष्ट से गुज़र रहा है, तो वो पथिक को एक सुकून, शांति मिलेगी उस पेड़ के नीचे। तो जी, पेड़ ने एक धर्म किया। आपके धर्म की वजह से पेड़ ने भी एक धर्म निभाया। उसमें जो हुँ, फल आएँगे, उस फल को जी, जब किसान बेचेगा तो उसके घर में अर्थ आएगा। और आपकी अगर इच्छाएँ हैं, आपकी कामनाएँ हैं ब्यूटी, एस्थेटिक्स, सुंदरता की, तो आप इसी वृक्षों और पौधे और फूलों से आप पंचवटी अशोक वाटिका एक गार्डन बनाइए जिसमें आपके काम, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि मुझे सबसे सुंदर स्थानों को देखना है अपने जीवन में। जो आज लोग बिल्कुल। ट्रैवल भी करते हैं, टूरिज़्म भी करते हैं। तो एक वृक्ष से वो कह रहे हैं कि त्रिवर्ग की पूर्ति हो जा रही है, धर्म, अर्थ और काम। और क्योंकि 3 पुरुषार्थ आपके पूरे हो गए, तो मोक्ष के लिए मोक्ष में मार्ग आपका प्रशस्त हो हुँ, गया। तो विश्वस्त है। कहीं न कहीं कोई भी ज्ञान परंपरा हो, अगर किसी ने इसकी डीकपलिंग की है, मतलब हटा दिया है कि भाई इसका हुँ, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ही है। देखो प्रैक्टिकल नो-हाउ नहीं है, देखो भाई पैसे नहीं आ रहे तो मैं क्यों करूँ इस चीज़ को? जी, तो जी, ये पूरी तो आपने जो कहा, आपका जो अनुभव मुझे दिखा कि नहीं आध्यात्म ही पूरा अभिनय में जोड़े, तभी मुझे ये गुरु जी पसंद आ गया। मैंने 7 वर्ष, 8 वर्ष बिता दिया। तो उसी समय मुझे लगा दिस इज़ कॉल्ड ऑथेंटिक नाट्य शास्त्र इन प्रैक्टिस, यदि उसे कहा जाए तो। जी, जी। और मैं इस बार दिल्ली तो मैं कई बार गया हूँ, कई बार जाता हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से व्याख्यान दिया, अब तो मैं थिएटर ज़रूर अटेंड करूँगा और कम से कम जो भारतीय शास्त्रों का थिएटर है, वो तो मौका देख कर के मैं ज़रूर जाऊँगा कि मैं जॉइन करूँ। और एक बिल्कुल, मूवी दिल चाहता है मूवी, जब हम लोग कॉलेज में थे, तो दिल चाहता जी। है मूवी में प्रीति जिंटा वाला एक सीन है कि वो आमिर खान को लेके हुँ, जाती है कि देखो तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है, अभी तुमको बताते हैं कि एक जगह हुँ, मैं ले जाती हूँ। तो वो सीन जब हम लोग कॉलेज में थे तो एक इंटरेस्ट आया कि अच्छा ये है थिएटर, दिस इज़ कॉल्ड थिएटर, स्टेज हुँ, परफॉर्मेंस। हुँ, बाकी हुँ, तो हमें स्कूल और कॉलेज वाले ही स्टेज हमें पता होता था कि यही, बट आई थिंक आपका आनंद और आपका जो कहें तो जो कहने का तरीका है, जो धारा प्रवाह रूप में निकल रहा है, जिससे मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था बीच में, वो नहीं बता रहा है अरे कि कितना हुँ, आई थिंक हम हमें जो हमारे अंदर जो अपूर्णता है भावों को लेकर के, उसको कितना अ, अभिनय से उसे पूर्ण किया जा सकता है, जो बिल्कुल, शायद बिल्कुल, बिल्कुल। जीवन में ना मिल पाए, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अद्भुत है सुंदर। मतलब वो रस ही है और मुझे लगता है कि अध्यात्म का जो एक समझ है या अध्यात्म को मैं जिस तरह से उतरने की कोशिश में हूँ या तलाश में हूँ, वो चीज़ भी जान लीजिए मुंबई का जो संघर्ष है, वो आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा तोड़ती है आपको। ये जो इंडस्ट्री है ना, फ़िल्म इंडस्ट्री, थोड़ी-सी हम बात इस बारे में कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत कम मुझे लगता है जानकारी है। ग्लैमर बहुत है कि अच्छा मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री चकाचौंध और ये क्योंकि मैं तो 17-18 साल हो गया मुझे, तो मैं अब ये शायद बोल सकता हूँ बता सकता हूँ कि इस ग्लैमर से चकाचौंध से प्रभावित हो के कोई भी बच्चा यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ ये दुनिया जो है ना, वो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। और ये टफनेस का मैं एग्ज़ाम्पल बस इतना ही दे सकता हूँ कि आईएएस, यूपीएससी आप इससे पूरी जर्नी में कम से कम 10 से 12 बार आप क्रैक कर सकते हैं। ये इतना टफ है ये फील्ड, जो आपको इमोशनली भी तोड़ती है, फिज़िकली भी तोड़ती है, आपको इकोनॉमिकली भी तोड़ती है, दोस्तों से अलग कर देगी आपको। आप अपने कला के साधना में भी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन बार-बार जो मुंबई का प्रैक्टिकल लाइफ़ है, जिसमें कि रेंट भरना इमोशनल सपोर्ट ढूँढने की कोशिश में, आप किसी दोस्त सच्चे दोस्त की तलाश में होते हैं, लेकिन यहाँ सच्चाई ये है बॉम्बे में
very very practical relations are there. They are very practical. इमोशन बहुत कम है, जबकि हम इमोशन को ही दिखाते हैं अभिनय के माध्यम से देखें तो। लेकिन सच्चाई ये है कि इमोशन ही नहीं है ज्यादातर, मतलब लोगों में। मैं जितने अभी लोगों से मिला, बहुत प्रैक्टिकल, दे आर वेरी, दे विल सपोर्ट यू, मतलब वो आपको सपोर्ट कर देंगे, वो पैसे से सपोर्ट कर देंगे, वो आपको हर तरह से, लेकिन इमोशनली कनेक्ट होने से लोग डरते हैं यहाँ पे। तो मैं ये बड़ा मेरा अपना अनुभव रहा है। और आप ये समझ लें कि अगर आप अपने रूट से कट गए हैं, तब तो जीवन आपका एकदम हेल हो चुका है। इसलिए कभी भी इस फील्ड में अगर कोई आता है बॉम्बे में, तो अपने रूट से कभी भी ना कटे। रूट से तो आपको अटैच रहना ही है, क्योंकि वही है जो आपको संबल देगा यहाँ सरवाइव करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट नहीं रहा इस फील्ड में कभी, ये तो बहुत क्लियर है उस तरह से। लेकिन हाँ, ये भी नहीं रहा कि अरे तुम क्यों कर रहे हो, मैं रिश्ता तोड़ देता हूं, ऐसा कभी नहीं रहा उनके साथ। तो वो रहा कि चलो तुम्हारा शौक है, तुम्हारा अपना एक ड्रीम है, तुम पूरा कर रहे हो, तो उसकी जो कठिनाई है वो भी तुम ही को झेलना पड़ेगा। मतलब हम लोग तो सिर्फ एक सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह से बातों से, या कभी ऐसा होगा कि चलो इकोनॉमिकली भी हमने कर दिया। लेकिन मेरा शुरू से था कि मैं फिर ट्यूशन ही पढ़ाता रहा। मतलब अगर इकोनॉमिकली भी अपने आप को सपोर्ट करना था, तो मैं दिल्ली से ही, समझिए कि मेरा थिएटर का, जब हम थिएटर कर रहे थे, या मुजफ्फरपुर में कॉलेज करते करते भी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। क्योंकि मेरा साइंस और मैथमेटिक्स और इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छा था, तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। तो वहां से थोड़े पैसे आते थे, तो मेरा जो जो कर्ज था वो चलता रहा। दिल्ली में हमने लगातार 7-8 साल थिएटर मतलब करते हुए ट्यूशन पढ़ाए। बॉम्बे आने के बाद हमने कुछ इंग्लिश क्लासेस दिए, और अब तो खैर एक्टिंग के जो क्लासेस हैं वो मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी बुलाते हैं लोग, यूनिवर्सिटीज में भी, एनजीओज में भी, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ प्राइवेट, वहां भी बुलाते हैं। तो वो भी एक चल रहा है, और आज भी मैं करता हूँ। तो अब तो खैर एक अलग आनंद का विषय है जब मैं अभिनय पे बात करता हूँ, या अभिनय की जो बातें होती हैं वहाँ। तो वो चीज एक समझ में आया। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग आते हैं, एक तो वो ट्रेनिंग लेके आए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। थिएटर की ट्रेनिंग, अभिनय की ट्रेनिंग, वो चाहे किसी वर्कशॉप से लें या चाहे किसी इंस्टीट्यूट से लें, लेकिन वो ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। और साहित्य का जो है आपका जो एक अध्ययन है, वो बहुत जरूरी है। और आप अगर ध्यान करते हैं, अध्यात्म में रुचि है, तो वो ज्यादा सोने पे सुहागा आपके लिए है। तो वो अभिनेताओं के लिए बेसिकली ये मैं कहूंगा। और सर्वाइवल का अपना एक व्यवस्था करके आए, क्योंकि बॉम्बे में सबसे ज्यादा अगर कुछ तोड़ती है आपको, सर्वाइवल है आपका। जो सरवाइव करना जो है अपने आप में बहुत ज्यादा तोड़ देता है। तो वो चीज मुझे लगता है, मैं ये मतलब जो आने बिल्कुल, वाले लोग बिल्कुल। हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी सूचना था, तो मुझे लगा देनी चाहिए। और आपसे चर्चा करके मुझे लगा कि कई विषय हैं जिस पे हम लोग भविष्य में चर्चा बिल्कुल करेंगे और इन डेप्थ करेंगे। आज आई थिंक एक इंट्रोडक्शन हुआ हाँ हाँ। और मेरी भी जिज्ञासा बहुत बढ़ी आपसे चर्चा करके। जी। जाते-जाते जो पर्सनल विषय है जहाँ से हमने प्रारंभ किया था कि हम्म, अ, जागो माँ के बारे में आपने बात तो की। एक मतलब जी आपका एक पर्सनल अनुभव यदि मैं पिन पॉइंटेड प्रिसाइज़ कि कुछ पेज में जी आप जी पढ़ा आपने, कुछ देखा तो जी। जी, आप मुझे उस पे अगर कुछ मुझे कहना एक चाहें? जी। मुझे एक बहुत खूबसूरत जो अभी भी मुझे याद है, आपने कहीं जिक्र किया है उसमें कि हमें आज भी बहुत जरूरी है कि हम अपने गायत्री, गौ, गंगा माँ, और एक और कोई 4 ऐसे ग पे आपने कहा कि वो उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली वो जो 4 आपने जिक्र किया है जागो माँ में, एक तो वो है। दूसरा मुझे सबसे बड़ा जो वो समझ में आया, जो पिन पॉइंट मैं करूंगा, कि जो आप यात्रा करते हुए एक एक जर्नी के थ्रू जो आपने चेतना का जागरण जो उस किताब में आपने लिखी है, अद्भुत है। मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सबके लिए है कि जब आप इस तरह की पुस्तक को पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर जो उत्साह भरता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ रवि जी, सही में जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद किसी आध्यात्मिक यात्रा पे हूं, और मैं किसी बहुत चैतन्य की यात्रा पे हूं। मतलब मैं चेतना से भर जाता था। मैं 2-3 चैप्टर में एक दिन में, 1 घंटे में मैं खत्म करता था।
तो उस वक़्त मैं उतनी देर में इतना ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता था और मैं ये सिर्फ़ कोई बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है मैं वो कह रहा हूँ। शायद आपको मेरी बातों से महसूस हो रहा होगा कि मैंने जो फ़ील किया है, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बिल्कुल चैतन्य से भरी हुई किताब है वो जागो माँ। नाम बड़ा और एप्ट रखा है आपने, है और ना? देखिए क्योंकि आपका ही विषय है ये, मतलब पब्लिशर जी, ने ही जी, जी। मुझे बहुत पहले कहा, जब ऋषि इंटेलिजेंस आई तो बड़ा हुँ, टेक्निकल बुक है, हाँ, एक कॉन्सेप्ट है, ये बात हुई। फिर एक जी, पब्लिशर ने कहा कि आप स्टोरीफाई करिए, आप कहानी को। तो हाँ, डायलेक्टिकल ऋषि जब आई तो उसमें 2 बच्चों की कहानी करके, तो धीरे-धीरे वही जो भारत हुँ, गुप्त सर या भाव और रसों की जब बात कर रही थी कि हुँ, फ़िक्शन लिखी क्यों जाती है, या अब देखिए मतलब कि जब तक हम बातों को हृदय तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, तो उन बातों का मोल रह नहीं जाएगा अगर हम लंबे जी, समय जी, काल तक देखें। तो जी, मैंने फ़िक्शन से ही प्रारंभ की थी जागो मालिक ने, लेकिन मैं एक घटना को दूसरे घटना से नहीं जोड़ पा रहा था, मतलब ठीक है। और तो मुझे लगा कि अब मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि अपने जीवन के इस पड़ाव में एक एक अपनी कथा के रूप में कुछ मैं किसी पुस्तक में डालूँ, क्योंकि राइट? तो लेकिन वो भाव तभी आ रहा था जब मुझे आप मतलब कहानी जो कह रहा है उसकी भी कहानी साथ जी, में चले, तो जी, एक रस ज़्यादा पनपता है। ये एक बात जो अंतिम बुक में पुस्तक में मुझे समझ में आई, तो वो जागो माँ में यही मैंने किया। और क्योंकि बचपन से ही ज़्यादा मेरा भाव बचपन में रहा है, मैंने देखा है, नाना जी के साथ रहा हूँ, तो वो दुर्गा पार्ट पूजा एक का शिशु पूरा भाव आप देखेंगे, हाँ, शिशु जी, भाव जो जी। है, क्योंकि वो नेचुरल है, राइट? मतलब वो कोई मार्केट और फेस्टिवल का प्रभाव नहीं है, वो ढाक और झाल का ही केवल प्रभाव है कि बच्चा उससे ही हुँ, आकर्षित हो जा रहा है। तो जी। जागोमा सबसे क्लोज़ रही है, मतलब और सबसे पहली पुस्तक थी जो मैंने प्रारंभ की थी लिखना, और समाप्त होते-होते 7 पुस्तक आ गई। मतलब क्या बात है! तो क्या बात है! क्या बात मतलब है! उसको मैं पब्लिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि नहीं, ये इसमें थोड़ी कमी है, इसमें और थोड़ा वर्क करना है, इसमें थोड़ा और वर्क, और केवल दुर्गा पूजा और काली पूजा के बीच में लिखी है ये पुस्तक, साल भर में नहीं अरे लिखता था। वाह! अद्भुत! ये तो जी, कमाल कमाल की जानकारी आपने जी। दी। तो वही शक्ति का जो जागरण है, मुझे लगता है वो जब तक आप किताब लिखते रहे, आपकी जागृति होती रही और वो 7 किताबें आ गई आपकी। तो वो शक्ति रूपा जो है, उन्होंने जो क्या शक्ति दी है पता, आपको, वही अद्भुत, माध्यम अद्भुत है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो नहीं सर, हम आज बहुत वहाँ रख सार्थक सकते हैं। चर्चा हुई, और आई थिंक जी, जी, जी। जो करियर भी बनाना चाहते हैं उनको भी एक एक ग्रेविटी और गहराई भी समझ में आई कि कितना प्रिपेयर होना जी, पड़ता है अगर आप बिल्कुल। बिल्कुल। और हाँ, मतलब आप बैकअप कैसे बनाते हैं, आपने जैसे उदाहरण दिया, बैकअप बना करके कर रहे हैं फिर। जो लोग अलग करके देखते हैं, आप उनके अभिनय में देख सकते हैं कि बहुत ही नीरस अभिनय बहुत ही प्रैक्टिकल अभिनय जिसको कहा जाता है जिसमें आपको ना मज़ा नहीं हो सब कुछ बहुत सारे लोगों का अभिनय आप देखेंगे तो आपको लगेगा हो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, वो रस नहीं मिल रहा है। तो वो रस इसलिए नहीं वहाँ तक दर्शकों तक पहुँच रहा है क्योंकि वो आदमी गहराई अंतर यात्रा उसकी हुई नहीं है एक्चुअली। वो बाहर से अभिनय कर रहा है। वो फिज़िकैलिटी के लेवल पे अभिनय को दे आई रहा है। थिंक आई थिंक मगधीरा का जो सीन था, मतलब वो पहली बार जो साउथ की तो बहुत सारी मूवी आई, लेकिन जब जी, रामचरण जी। को बच्चों बच्चों ने मतलब हमारे गांव में या झारखंड में भी देखा, तो आई थिंक उन्होंने वो स्वरूप नहीं देखा था, मतलब। नहीं देखा, तो नहीं देखा। एक व्यक्ति जो परिक्रमा करता हो, नंगे पैरों से मतलब दर्शन करने जाता हो, मतलब वो एक भक्त ही इस प्रकार का व्यक्ति ही इस प्रकार का अभिनय कर सकता है, तो आई थिंक हम लोग जी। नहीं भी हैं उस क्षेत्र से, तो इतनी मतलब उस रस को तो देख सकते हैं सामने वाले में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, वो जी। दर्शक इसलिए बोलते हैं ना कि दर्शकों तक आपका अभिनय पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ये सबसे बड़ा परीक्षा वही है एक अभिनेता का कि आप अपने भावों को दर्शकों तक इंटरप्रेट कर पा रहे हैं या नहीं, पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आज आपका सर समय देने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और जी, कई जी। विषयों को लेकर के हम लोग फिर से कभी इसी जी, जी, चैनल पे बिल्कुल, जुड़ेंगे। चलिए, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।